नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल मंगलवार को इस्राइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें, यह प्रस्ताव मिस्र की ओर से पेश किया गया था, जिस पर 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में से 153 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया, तो वहीं 23 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे और 10 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। अब बात करें भारत की, तो भारत ने इस तत्काल मानवीय युद्ध विराम प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। बता दें कि हमास और इस्राइल के बीच 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 18,400 गजावासी मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 70% महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं लगभग 49,645 लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई। बीजेपी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए डॉक्टर मोहन यादव आज बुधवार 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अन्य केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल दोनों उप मुख्यमंत्रियों राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और साथ ही कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसे लेकर बीजेपी द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज 13 दिसंबर बुधवार को ही सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है। मध्य प्रदेश में 12 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का समय 2 बजे रखा गया है और विष्णुदेव साय के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। लगभग 2 दशक तक मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने वाले शिवराज सिंह चौहान की सीएम कुर्सी जाने के बाद उनका दर्द छलका है। आज 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि और अब विदा लेता हूं। साथ ही उन्होंने एक दोहा भी कहा कि जस की तस रख दीनी चदरिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद आखिरकार राजस्थान को भी नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कल बुधवार को बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान किया कि राज्य के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को बनाया गया है। अब इन नामों के ऐलान पर राजस्थान से पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आप राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथ ही प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनी दिया कुमारी ने उन पर विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत राजस्थान के सभी प्रभारियों का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से टकराव के सवाल पर कहा कि वह इन बातों पर कमेंट नहीं करती। वसुंधरा की नाराजगी के सवाल पर जवाब देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सीएम का ऐलान होते समय वे भी वहां मौजूद थीं और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी द्वारा किए गए फैसले को कई लोग बीजेपी की ओर से सभी जातियों को साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को राज्यों की कमान सौंपी गई है। बात करें राजस्थान की, तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को कई लोग स्वर्णों को खुश करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री बनाई गई दिया कुमारी राजपूत हैं और प्रेमचंद बैरवा दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में इन नामों के ऐलान के बाद
जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ीलाल मीणा से पत्रकारों ने पूछा कि राजपूत, ब्राह्मण और दलित नेताओं के जरिए क्या ये जातियों को साधने की कोशिश है, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें जाति को साधने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का है, नरेंद्र मोदी। उनके नाम पर हम 3 राज्यों में जीत गए, आगे 2024 में भी जीतेंगे। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की है 22वीं बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि खतरे के सामने उनका साहस और बलिदान हमारे देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया गुट को जल्द से जल्द सीट बंटवारे की व्यवस्था को ठीक करना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रभावी होने के लिए इस पर सामंजस्यपूर्ण ढंग से बातचीत करनी होगी। बता दें कि रामगोपाल का यह बयान 19 दिसंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले आया है। उन्होंने कहा कि हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बावजूद जाति जनगणना 2024 में विपक्ष के अभियान का केंद्र होगी। साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस विवाद सुलझ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने केवल एक ही प्राथमिकता है, 2024 का आम चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इजराइल गजा पर अंधाधुंध बमबारी करके दुनिया भर का समर्थन खो रहा है। वहीं अब बाइडेन की इस टिप्पणी को अमेरिका की ओर से इजराइल की अब तक की सबसे कड़ी आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बाइडेन ने इसके साथ ही ये भी दोहराया कि अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही उन्होंने इजराइल को हिदायत देते हुए कहा कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, अभी उसके पास अमेरिका के अलावा भी लोग हैं, उसके साथ यूरोपीय संघ है, उसके साथ यूरोप है, दुनिया का अधिकांश हिस्सा है, लेकिन अंधाधुंध बमबारी से वो समर्थन खो रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों अमेरिका ने इजराइल को मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भी उसके रवैये पर असंतोष जताया है। इजराइल और हमास में 2 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध के बीच फिलिस्तीनी दूतावास में काउंसलर बासिम एफ हेलिस ने फिलिस्तीन का समर्थन करने और हर बार एकजुटता दिखाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन आक्रामकता को रोकने और एकजुटता हासिल करने की मांग कर रहा है और यह संघर्ष 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह लंबे समय से है और हर बार हम भारतीय लोगों से अधिक समर्थन चाहते हैं और वास्तव में केवल मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर धर्म से समर्थन मिल रहा है। मैंने खुद सभी भाषणों को सुना है। उन्होंने कहा कि हम अपने घर में युद्ध को रोकना चाह रहे थे। हमारा समर्थन करने और हर बार एकजुटता दिखाने के लिए भारत और वहाँ के सभी लोगों को धन्यवाद। अवैध सट्टेबाजी ऐप महादेव बैटिंग के सह संस्थापक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के 2 मुख्य मालिकों में से एक हैं। ईडी के आदेश पर रवि के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और इसी के आधार पर दुबई पुलिस ने रवि को हिरासत में लिया है। बता दें कि इस कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अक्टूबर में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और एक विशेष अदालत के समक्ष रवि उप्पल और महादेव ऐप के एक अन्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। वहीं अब ईडी के अधिकारी रवि उप्पल को भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं और ईडी के अलावा मुंबई और छत्तीसगढ़ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मनी हाइस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसका कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया है। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी आयकर विभाग की रेड का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके घर से जब्त किए गए करोड़ों रुपए देखे जा सकते हैं। वीडियो में मनी हाइस्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस्तेमाल किया गया है। इसी वीडियो में सांसद की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी है और इतना ही नहीं, क्लिप में
मनी हाइस्ट की क्लिप को एडिट करके कैरेक्टर के चेहरे पर राहुल गांधी का चेहरा भी लगाया गया और उसे बड़े से लॉकर से निकलकर नोटों की गड्डियों पर लेटते हुए दिखाया गया है। वहीं इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि भारत में मनी हाइस्ट कथा की जरूरत किसे है जब आपके पास कांग्रेस पार्टी है जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध हैं और गिनती में आने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था और उसे छापेमारी के दौरान साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुआ है। खबरों के मुताबिक अभी भी नोटों की गिनती जारी है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले से किनारा किया है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी का धीरज साहू के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है और धीरज साहू को मामले में जवाब देना चाहिए। मनी हाइस्ट वेब सीरीज को लेकर बीजेपी द्वारा कांग्रेस पर किए गए वार का पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि डियर प्रधानमंत्री मोदी, देश चाहता है कि आप 1947 के बाद की सबसे बड़ी मनी हाइस्ट के बारे में बताएं। कांग्रेस नेता ने मोदी अडानी के संबंधों पर हमला बोलते हुए आगे पॉइंटर्स में लिखा कि आपके करीबी दोस्त अडानी ने आयातित कोयले और बिजली उपकरणों की कीमतें बढ़ाकर भारत से 17,500 करोड़ रुपए हड़प लिए। उन्होंने लिखा कि सेबी की आंखों के नीचे अडानी के स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं और वह बढ़े हुए स्टॉक का इस्तेमाल कोलेट्रल के रूप में अपनी सेवा में बैंकों से अरबों रुपए उधार लेने के लिए करते हैं। जयराम रमेश ने पूछा कि अडानी कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। उन्होंने कहा कि अडानी के इस विकास की कीमत का भुगतान कौन करता है? जनता बड़े हुए बिजली बिलों के माध्यम से इसका भुगतान करती है। जयराम रमेश इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि आप चांगचुंग लिंग और अडानी समूह से जुड़े नवीनतम मोड़ से ध्यान हटाने के लिए कितने बेताब हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा। यवतमाल पुलिस ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए यह मुकदमा दर्ज कराया गया। उन पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगा है। बता दें कि राउत के खिलाफ यह मामला पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे उनके लेख से जुड़ा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भुटाड़ा ने सामना अखबार के कार्यकारी संपादक राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार भुटाड़ा ने दावा किया कि राउत ने 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कल मंगलवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक पारित किए गए। बता दें कि इन विधेयकों के कानून बन जाने के बाद देश की अन्य विधानसभाओं की तरह ही जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी जम्मू कश्मीर की 114 सीटों में से 38 तो पुडुचेरी की 30 में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों और 1 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित की गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों को स्वेच्छा से विवादित धार्मिक स्थलों को हिंदू समुदाय को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन के अनुयायियों के मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा था वह बहुत स्पष्ट है कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। सच्चाई सबके सामने है और हर किसी को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इंद्रेश कुमार ने यह बात कही। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरी टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है और कल 12 दिसंबर मंगलवार को सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। हालांकि भारत को दक्षिण अफ्रीका के आगे हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवरों में 180 रन बनाए। लेकिन इंडिया की पारी खत्म होती इससे पहले बारिश ने दस्तक दे दी, जिसके बाद मेजबान टीम को जीत के लिए 15 ओवरों में 152 रन का रिवाइज टारगेट दिया गया, जिसे उन्होंने 13.5 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया और कल के मुकाबले में जीत दर्ज की। बता दें कि इससे पहले हुए फर्स्ट मैच में बारिश के कारण मुकाबला रद्द कर दिया गया था और इसी के साथ अब दक्षिण अफ्रीका 1-0 की बढ़त से आगे है।
स्टॉक मार्केट आज बुधवार 13 दिसंबर को फ्लैट नोट पर खुला है, जहां निफ्टी 20,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी 60 अंकों की गिरावट के साथ 69,500 के नीचे फिसल गया। बात करें बैंक निफ्टी की तो वह भी 46,950 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी से रिटेल महंगाई नवंबर में बढ़कर 3 महीने के उच्च स्तर 5.55% पर पहुंच गई। एनएसओ द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इसके मुकाबले अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.87% थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर नवंबर महीने में बढ़कर 8.7% रही, जो अक्टूबर में 6.61% और पिछले साल नवंबर में 4.67% थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।